नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने सहयोग और रचनात्मकता के साथ सदन चलाने की अपील की। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तीसरे दिन के सर्वे का काम पूरा। सर्वे टीम को 20 दिनों में अदालत को सौंपनी है रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण की रखी आधारशिला। कहा, ये विरासत और वास्तुकला का अद्भुत होगा संगम। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुनर्निर्माण होने वाले स्टेशनों की आधारशिला रखे जाने पर कहा, ये नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की है आधारशिला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी सरकार को जातिगत जनगणना के अलावा महंगाई, किसान और कानून व्यवस्था आदि सवालों पर घेरने की तैयारी में है। भाजपा और सपा दोनों ने अपने अपने विधायकों की बैठक का सदन में अपनाई जाने वाली रणनीति पर विचार किया। मानसून सत्र शिक्षा सेवा चयन आयोग संबंधी विधेयक पेश होगा, जिसमें शिक्षकों का चयन एक आयोग से किए जाने का प्रावधान है। विधानसभा अध्यक्ष 18वीं विधानसभा वर्ष 2023 के द्वितीय सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी दलीय नेताओं से सहयोग के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि संसदीय व्यवस्था में संवाद और सकारात्मक चर्चा परिचर्चा के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत होता है। विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी दलीय नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को सदन चलाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय नेताओं से सहयोग करने के साथ ही कहा कि पिछले 1.25 वर्ष में उत्तर प्रदेश विधानसभा नवाचार के लिए जानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जितना नवाचार देखने को मिल रहा है वह देश की किसी भी विधानसभा में देखने को नहीं मिला है। इस नवाचार से उत्तर प्रदेश की जनता एवं आने वाले अतिथियों को विधानसभा को जानने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में सभी सदस्यों को सकारात्मक बहस में भाग लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन संचालन में सर्वदलीय नेताओं से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस रचनात्मकता के लिए प्रदेश विधानसभा को जाना जाता है, हम सभी मिलकर उसे समृद्ध करें। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई का सर्वे तीसरे दिन भी जारी रहा। न्यायालय के आदेश पर एएसआई की टीम पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे कर रही है। टीम को सर्वे करने के साथ ही 20 दिनों में सर्वे रिपोर्ट अदालत को सौंपनी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रविवार को तीसरे दिन ज्ञानवापी परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम शुरू किया। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में मलबे के नीचे कई ऐसे साक्ष्य हैं जिससे प्राचीन मंदिर के होने की पुष्टि होती है। बहुत सारे तथ्य आपको मिलेंगे। हो सकता है बड़ा रडार मशीन लगाया जाए, क्योंकि व्यास जी के तहखाने में कहा गया है कि कई ठे शिवलिंग हैं जिनकी पूजा कर रहे थे लोग, उसको मलबे से ढक दिया गया है। पश्चिमी दीवार पर जो मलबा ढका है वहां गुंबज के अवशेष हैं जिसको वहां पर ढक दिया गया है। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सर्वेक्षण को लेकर झूठी खबरें प्रसारित किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रक्रिया से अलग होने की चेतावनी दी है। अधिवक्ता मुमताज अहमद ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सर्वेक्षण होना बाकी है वहां भी अफवाह फैलाई जा रही है कि कोई मूर्ति या त्रिशूल मिला है। अहमद ने कहा कि उनका प्रतिनिधि वहां मौजूद है और उसने कोई भी साक्ष्य मिलने की बात नहीं कही है। अफवाह ये कि जहां पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है वहां के बारे में कहा जाता कि इतनी बड़ी मूर्ति मिल गई, इतना बड़ा त्रिशूल मिल गया। तो जहां अभी कुछ हुआ नहीं उसके बारे में अगर ऐसी बात होगी तो अफवाह ही कहा जाएगा।
जानकारी के मुताबिक सर्वे के दौरान ज्ञानवापी की मौजूदा इमारत की 3D इमेजिंग के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS की मदद ली गई। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर के आंतरिक हिस्से की मैपिंग और स्कैनिंग के साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी काम जारी है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि परिसर में साइंटिफिक स्टडी और सेंट्रल डोम की स्टडी चल रही है, उधर फोटोग्राफी और उनकी पैमाइश की जा रही है और तीनों गुंबद की स्टडी की जा रही है। ASI द्वारा जो काम है वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है और साइंटिफिक स्टडी और डिटेल सर्वे का काम चल रहा है। गुंबद है, 3 गुंबद है, उसके अंदर जाने के लिए तो सीढ़ी लगानी पड़ती है। सिर्फ वही चीज हुई थी। हम लोग इस पे कोई बयान नहीं देना चाहते हैं, चाहे चारों वादनी महिलाएं हों, चाहे हम तीनों वकील हों, कि क्या मिला आज, क्योंकि ये कमीशन की रिपोर्ट है। जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती है हम आपको ये स्टेटमेंट, मैं या सारी वादिनी महिला ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि हम लोगों को क्या मिल रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि कमीशन की कार्रवाई चल रही है और कल भी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इससे पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसी मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका को खारिज किए जाने के बाद शुक्रवार को परिसर में सर्वे की कार्रवाई शुरू की गई थी। सर्वे के पहले दिन मुस्लिम पक्ष ने इसका बहिष्कार किया था। आम आदमी को रेलवे स्टेशनों पर भी अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सके, इस दिशा में मोदी सरकार ने बड़ी शुरुआत की है। देश के 508 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना की शुरुआत हुई है। करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में स्टेशनों की परंपराओं के साथ आधुनिकता को जोड़ने का एक नए अभियान की शुरुआत हुई है। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे देश ने रविवार को एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया। रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने विजन को साकार करते हुए पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस योजना के अंतर्गत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने रेलवे के विकास के लिए किए जा रहे कामों को गिनाया। दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। आप कल्पना करिए स्केल। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। दुनिया में भारत के बढ़ते रुतबे का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसके पीछे 2 प्रमुख कारक हैं। एक स्थिर पूर्ण बहुमत वाली सरकार का होना और दूसरा उस सरकार द्वारा लोगों की आकांक्षा के अनुरूप महत्वाकांक्षी निर्णय लेना। पीएम ने कहा कि अपग्रेड किए गए स्टेशनों से न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना कारीगरों की मदद करेगी और जिले की ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। पीएम ने कहा कि सरकार ने रेलवे में रिकॉर्ड निवेश किया है। इस साल के रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है। इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी 9 गुना की वृद्धि हुई है। आज देश में पहले की अपेक्षा 13 गुना ज्यादा HLB कोच बन रहे हैं
पूर्वोत्तर में रेलवे के विस्तार के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि लाइनों के दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, विद्युतीकरण और नए मार्गों पर तेजी से काम चल रहा है। पीएम ने कहा कि शीघ्र ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति पर वार करते हुए पीएम ने कहा कि इसका एक धड़ा न काम करेंगे न करने देंगे के रवैये पर अड़ा हुआ है, जबकि केंद्र सरकार सबके कल्याण के लिए काम करने में लगी हुई है। विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है। देश भर में 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। पीएम मोदी का रेलवे में विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने पर हमेशा जोर रहा है। ऐसे में रविवार को इस योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की शुरुआत से न केवल रेल यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर नए अवसरों के द्वार भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 4,355 करोड़ रुपए की लागत से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास व आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी गई। उन्होंने कहा कि इस कल्याणकारी योजना के द्वारा इन रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे से लैस करने के साथ ही उन्हें स्थानीय कला संस्कृति के अनुरूप सुसज्जित व सिटी सेंटर के रूप में भी विकसित किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प को सुनिश्चित करती इस लोक कल्याणकारी योजना के लिए सभी प्रदेशवासियों की ओर से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। देश में हथकरघा उद्योग को सशक्त बनाने और दुनिया भर में हैंडलूम की पहचान बनाने के मकसद से हर साल हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। कलात्मकता और शिल्प कौशल के संगत परंपरा को जीवित रखने और शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 से मनाना शुरू किया। इस तारीख का ऐतिहासिक महत्व भी है। हैंडलूम हमारे भारत के सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है, या यूं कहें कि ये पहचान ही है। पहनावे से लेकर घर की सजावट तक में हैंडलूम को अब खास तौर से शामिल किया जाने लगा है, जिससे इस इंडस्ट्री में रोजगार को बढ़ावा मिला है और कारीगरों की स्थिति भी सुधर रही है। हथकरघा दिवस पर बुनकरों को प्रोत्साहित करने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी दिल्ली में होने जा रहे विशेष समारोह में शास्त्र एवं शिल्प कोश का ई पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। कपड़ा और शिल्प का एक भंडार जिसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक हथकरघा और खादी बुनकर कारीगर और कपड़ा और एमएसएमई क्षेत्रों के हितधारक इसमें हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 508 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्द्वार,
नवीनीकरण का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसी क्रम में योजना के अंतर्गत लखनऊ मंडल के 15 स्टेशनों का चयन किया गया, जिसमें काशी के बाद रायबरेली स्टेशन के लिए सर्वाधिक बजट 40.70 करोड़ आवंटित किया गया। इससे जहां एक तरफ रायबरेली रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होगा, वहीं दूसरी तरफ यात्री सेवाओं के भी उच्चीकृत किया जाएगा। कार्यक्रम में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रायबरेली वासी यहां से सुपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में सोनिया गांधी को भेजा था, लेकिन सुपर स्टेशन देने का काम मोदी ने ही किया। उच्चीकरण के काम रेलवे स्टेशन के हो रहे हैं अमृत भारत योजना के तहत। इसमें सबसे ज्यादा बनारस के बाद धन जो है वो रायबरेली स्टेशन को मिला है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे साथ इस रेलवे स्टेशन के विकास के लिए उन्होंने मीटिंग की थी, बात किया था, और जैसा रायबरेली वासियों की आशा थी वैसा मैंने उनसे अनुरोध किया था, और उसी के अनुरूप आज रायबरेली स्टेशन जो दोनों तरफ से आगमन प्रस्थान की सुविधा का रेलवे स्टेशन होने जा रहा है, इसके लिए हम रायबरेली वासी बहुत गौरवान्वित हैं। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय विधायकगण, नगरपालिका के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समारोह में जिलाधिकारी जसजीत कौर व पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने भी अपनी भागीदारी दर्ज की। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि सुल्तानपुर भाजपा विधायक विनोद सिंह ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि केंद्र सरकार ने स्टेशनों के पुनर्विकास की सूची में सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन को भी शामिल करने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हम सब आभारी हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी धनराशि और सुल्तानपुर जनपद की जो ये रेलवे स्टेशन है इसकी पूरी कायाकल्प हो जाएगी। साथ में ही हम यहाँ के सांसद महोदया उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में जो रीडेवलपमेंट होने जा रहा है उससे सुल्तानपुर भी आ गया है। स्टेशन के सामने के बिल्डिंग की डिजाइन है वो आपने अभी प्रदर्शन में देखा ही है, उस टाइप का होगा। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पे 1 नंबर से 4 नंबर जाने के लिए एक 12 मीटर चौड़ी फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह एक अति विशिष्ट कक्ष जो हम लोग पहले से काफ़ी डिमांड कर रहे थे वो भी स्वीकृत हो गई है। और आप लोग सबसे ज़्यादा जो हम लोग से अपेक्षा रख रहे थे कि कोच पोजिशनिंग सिस्टम यहाँ नहीं है, वो सारे चीज़ स्वीकृत हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सेक्टर 30 के चाइल्ड पीजीआई में BSL 3 लैब का और जिला अस्पताल में चिकित्सा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए ICU वेंटिलेटर वार्ड और टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अस्पताल को विश्व स्तर का बनाने के लिए जो भी आवश्यक होगा वह सुविधा शासन स्तर पर मुहैया कराया जाएगा, और कहा कि डॉक्टर और स्टाफ के व्यवहार जनता और मरीजों के प्रति अच्छा होना चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हम लोगों ने BSL लैब का विधिवत उद्घाटन संपन्न कराया है। सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अस्पताल है। हर स्थिति में इसे हम वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए काम करेंगे। डायरेक्टर साहब से बात हुई, जो आवश्यकता ये बताएंगे उनको शासन स्तर पर हम पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ के प्रशासन से हमने अनुरोध किया है कि हर स्थिति में इसकी गुणवत्ता और चिकित्सकों का व्यवहार आम जनता के प्रति, मरीजों के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए, और हम सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराएं जिससे लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था हम सरकारी तौर पर उपलब्ध करा पाए, उनको निजी चिकित्सालयों में न जाना पड़े। ऐसा अनुरोध हमने यहाँ के निदेशक महोदय से और संबंधित चिकित्सकों से कहा है। वाराणसी में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के चातुर्मास कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहे अग्निहोत्र यज्ञ में RSS प्रमुख मोहन भागवत सम्मिलित होकर शंकराचार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने यहां अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में जाना और विधिवत
अग्निहोत्र पूजा की। इस अवसर पर उन्होंने अग्निहोत्र विद्वानों को सम्मानित भी किया तथा उन्होंने अपने उद्बोधन में सनातन और वेदों के महत्व को बताया और कहा कि हमारे ऋषि मुनियों और वेदों के ज्ञान के कारण ही भारत विश्व गुरु बना था। भारत की उन्नति भौतिक भी होगी, आर्थिक भी होगी, सामरिक भी होगी, लेकिन आध्यात्मिक भी होनी ही पड़ेगी, धार्मिक भी होनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो उन्नति पूर्ण नहीं होगी, वैशिष्ट पूर्ण नहीं होगी। बाकी दुनिया ने जो किया वो हम कर लेंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। दुनिया को जो अवदान हमको देना है उसमें हम उन्नत हो और अपना काम करें, लेकिन ये होगा कहां से? तो सौभाग्य से ऐसे सारे कठिन परिस्थिति में भी, घोर कलयुग में भी इस विद्या का संरक्षण करने के लिए सारी परिस्थितियां झेलकर निष्ठापूर्वक व्रतस्थ होकर कुछ लोग कार्यरत रहे हैं। जौनपुर में मिशन इंद्रधनुष अभियान का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खुलकर समर्थन कर समाज के लोगों से अपील की है कि सोमवार से शुरू हो रहे इस अभियान में गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराएं ताकि भविष्य में आने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इस अभियान में नियमित टीकाकरण से छोटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को 11 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए प्रतिरोधी टीके लगाए जाएंगे। धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने बताया कि नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 100% टीकाकरण इस अभियान के माध्यम से कराया जाएगा, जिससे उन्हें टिटनेस, पोलियो, डिप्थीरिया, गलाघोटू, काली खांसी, रोटा वायरस, निमोनिया, हेपेटाइटिस बी, खसरा, रुबेला, टीबी से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत माननीय योगी जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है ये अभियान, और इस अभियान में सीएमओ ऑफिस में बनाए गए सभी केंद्र जहां भी वो लिस्ट दी गई है सब अध्यक्ष लायंस क्लब के द्वारा, वहां पे सभी जगह टीकाकरण निःशुल्क होगा और घर घर जाकर के भी लोगों का टीकाकरण कराया जाएगा। तमाम लोगों को इंद्रधनुष योजना टीकाकरण योजना के सिलसिले में जागरूक करने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया ताकि लोग भारत सरकार की, मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार की इस अहम सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नीतियों से फायदा उठा सके। प्रदेश में 7 अगस्त से प्रारंभ हो रहे मिशन इंद्रधनुष के 3 चरणों को लेकर मिशन निदेशक ने अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, ENM, आशा एवं आंगनबाड़ी द्वारा एक स्वास्थ्य योद्धा के रूप में कार्य करते हुए उनके द्वारा प्रदेश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकार बंधुओं एवं छायाकारों को भी प्रदेश के विकास और टीकाकरण अभियान में एक योद्धा के रूप में योगदान देने की अपील की। आग्रह किया कि भारत के विश्व गुरु बनने के लिए उत्तर प्रदेश का योगदान आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य बच्चे ही आने वाले भारत का भविष्य हैं। हम इससे अभियान को एक सुअवसर के रूप में लेना होगा। निश्चित ही सफल टीकाकरण कार्यक्रम प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने में कारगर सिद्ध होगा। मैं चाहूंगी कि पिता लोग अपने बच्चों को लेके जाएं और उनको आप एम्बेसडर करें, उनको आप हाईलाइट करें। जो काम हमारी ANM और आशा करती हैं ड्यूरिंग टीकाकरण, एक एक घर घर जाके ढूंढ के उन विभिन्न सामाजिक स्तर के लोगों से बात करके, विभिन्न परिवेशों में पले हुए बड़े हुए लोगों के से बात करके, उनको कन्विंस करके उनको टीकाकरण कराना। देखने में वो एक टीका लगता है, एक परिवार, एक बच्चा, एक टीका है, लेकिन जो प्रोसेस है वो इतना टायरिंग है, वो प्रोसेस टाइम टेकिंग है, कन्विंसिंग है, समय लेने वाला है। उस प्रोसेस में आप अगर सहयोग करेंगे, एक बार ट्राई करके देखिए कितना ईजी हो जाएगा वो।
मेरठ में ईपीएफओ नॉर्थ जोन फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें दिल्ली की टीम नॉर्थ जोन की चैंपियनशिप उत्तराखंड की टीम को हराकर रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की। विजेता टीम को अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश उदय बख्शी के द्वारा विजय पुरस्कार से नवाजा गया तथा उत्तर प्रदेश उप विजेता टीम को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मेरठ सुनील कुमार यादव के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था तथा साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हिमाचल टीम को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कॉन्सेप्ट बड़ा चलने लगा है कि वर्क लाइफ बैलेंस का। मेरे ख्याल से अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस को यहाँ से जोड़ें तो इससे अच्छा हमको कोई उदाहरण मिलेगा नहीं। और मैं इस चीज़ के लिए हमारे एसीसी साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने हमें 2 बार अपॉर्चुनिटी दी है, एक बार क्रिकेट की, इस बार फुटबॉल की। और मैं आगे चाहूँगा कि आने वाले वक्त के लिए भी हमारे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हम और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। उनके सहयोग से काफ़ी अच्छा खेले, कम प्रैक्टिस होने के बावजूद भी। जैसे कि उत्तराखंड टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, हम लोग शुरू में 2 गोल खा भी चुके थे, उसके बावजूद भी हमने चेस किया और फाइनली जीता। ये हमारे प्लेयरों के सहयोग है। अयोध्या के निकटतम रेलवे स्टेशन दर्शन नगर के नवीनीकरण को लेकर स्थानीय जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा की है। स्थानीय जनता ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी ग्रामीण क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और इस स्टेशन के आसपास के क्षेत्रवासियों को सुविधाएं भी मिलेंगी। दर्शन नगर से अयोध्या कैंट तक तीसरी लाइन के लिए भी स्वीकृति मिल चुकी है, जिसका काम जल्द शुरू हो जाएगा और दोहरीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई ट्रेनें अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट से गुजरेंगी। अमृत भारत योजना के अंतर्गत पूरे देश में 508 स्टेशनों का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। दर्शन नगर से लेकर जो है कटरा तक रेलवे लाइन, दोहरी रेलवे लाइन स्वीकृत हो चुकी है और कटरा से लेकर के मनकापुर तक भी DPR बन रहा। कुल मिलाकर के मनकापुर से दर्शन नगर तक दोहरी रेलवे लाइन की व्यवस्था रेल मंत्रालय ने की है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और अयोध्या वासियों के लिए भी ये बहुत बड़ी सौगात उन्होंने दिया है। जैसा कि उनके नेतृत्व में अयोध्या का जो विकास हो रहा है वो हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमारे लिए ही नहीं पूरे देशवासियों के लिए। ये हमारे दर्शन नगर वासियों के लिए काफ़ी गर्व की बात है और जिस तरीके हम लोग अभी तक कुछ नहीं देख पाए थे, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है इसे अयोध्या में। और ये हमारे अयोध्या नगरी सटा हुआ स्टेशन है। कल को हमारे भविष्य में, आने वाले भविष्य के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि हम भगवान श्री राम की नगरी में इतना सुंदर, इतना दिव्य नज़ारा मिलेगा देखने के लिए। देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत पुनर्विकास कराया जाएगा। इसी के तहत वाराणसी के बनारस और वाराणसी सिटी स्टेशन को भी पुनर्विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बनारस स्टेशन पर देखा गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूरे देश के लिए स्वर्णिम दिन है। अब रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे और भारत के स्टेशन भी विदेशों के स्टेशन की तरह चमकेंगे।